हेलो दोस्तों, जल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गढ़वाल के पंवार राजवंश में हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो अजय पाल है उससे पहले गढ़वाल अनेक भागों में विभक्त था। ठीक है, अनेक टुकड़ों में, गढ़ियों में विभक्त था, अनेक गढ़ों में विभक्त था और किस प्रकार कनकपाल ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, और कौन कौन से शासक, क्या क्या यहाँ के अभिलेखी साक्ष्य इत्यादि सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अजयपाल और उससे आगे के पंवार राजवंश के शासक। ठीक है, तो बीच में कुछ घटना चक्र ऐसा रहा कि क्लासेस नहीं आ पाई थी इतिहास की, तो अब क्लासेस रेगुलर आज से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास, क्योंकि देखो उत्तराखंड का इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। पटवारी में भी पूछा गया है, पहले भी पूछा गया। ठीक है, तो इसका मतलब काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। आज हमारा जो 37वां शासक है अजयपाल। ठीक है, अजयपाल से आगे हम पढ़ेंगे आज जो कि 1490 से 1519 तक रहा था शासक। ठीक है, अजयपाल। सबसे पहले तो कौन सा शासक था? ये 37वां शासक। ठीक है, 37वां शासक था, ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्रम में 37वां शासक था। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? देखो, इसने पहले अपनी राजधानी देवलगढ़, ठीक है, पहले राजधानी कहां बनाई? देवलगढ़। देवलगढ़ तथा बाद में देवलगढ़ से कहा इसने स्थानांतरित करी? श्रीनगर तक। ठीक है, मतलब पहले इसकी राजधानी कौन सी बनी? सबसे पहले देखो इसकी राजधानी कहां थी? चांदपुर गढ़ी में ही थी। वहां से ये पहले देवलगढ़ ले गया और देवलगढ़ के पश्चात इसने श्रीनगर को राजधानी बनाई, जो कि गोरखों के आक्रमण तक और गोरखों के गढ़वाल को विजित करने तक इनकी राजधानी रही थी। ठीक है, तो श्रीनगर किसने बनाई थी? अजयपाल ने। तो कल ये क्वेश्चन भी आया था कि 52 गढ़ियों को एक किसने किया था? ठीक है, पटवारी में क्वेश्चन आया था, तो किसके द्वारा किया गया था? देखो, इससे पहले, अजयपाल से पहले गढ़वाल के 52 गढ़ थे। ठीक है, टोटल 52 गढ़। ठीक है, मतलब 52 यहाँ पर छोटी छोटी क्या थे? छोटी छोटी शाखाएं, छोटे छोटे राज्य थे। एक हिसाब से छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां आप समझ लीजिए, राज्य समझ लीजिए। ठीक है, जहां पर अलग अलग राजा थे, तो इसने सभी को हराया। ठीक है, गढ़वाल के 52 गढ़ थे जो 52 गढ़ों को जीतकर, ठीक है, एक किया। मतलब गढ़वाल का पूरा एकीकरण इसने कर दिया, सारे गढ़ों को जीतकर एक अपने अधीन इसने कर दिया। ठीक है, और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में ये बन गया। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, गढ़वाल के 52 गढ़ इसने जीते थे। इसको देखो, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, भरत कवि ने अपने मानवोदय काव्य में, मानवोदय काव्य किसका है? भरत कवि का। ठीक है, भरत कवि के मानवोदय काव्य में इसको क्या कहा गया? देखो, अजयपाल की तुलना, अजयपाल की तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, ठीक है, भीम, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है। ठीक है, कुबेर और इंद्र, कुबेर और इंद्र से की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा देखो, इसने देवलगढ़ में एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया। मतलब एक महल। ठीक है, राजप्रासाद होता है राजमहल। ठीक है, राजमहल का निर्माण करवाया कहां पर? देवलगढ़ में। ठीक है, कहां करवाया था? देवलगढ़ में। ठीक है, देवलगढ़ में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आगे, देवलगढ़ में करवाया था। इसके अलावा देखो, राजराजेश्वरी देवी, ठीक है, इनकी कुल देवी थी, उसकी प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, यहां पर कुल देवी, राजराजेश्वरी देवी की प्रतिष्ठा कहां पर की थी? देवलगढ़ में। ठीक है, ये भी देवलगढ़ में। ठीक है, अजयपाल देखो 37वां शासक है, इसको एक मत समझना आप लोग, एक। ठीक है,
अजयपाल जो कि 37वां शासक है, 1490 से 1519 का उसका शासनकाल रहा था। ठीक है, इसकी पहले राजधानी, सबसे पहले इसकी राजधानी कौन थी? चांदपुर गढ़ी, क्योंकि वहीं पर ये शासक था। ठीक है, उसी गढ़ी से उभरा हुआ शासक था। तो उसके पश्चात इसने पूरे 52 गढ़ जीते। ठीक है, गढ़ों को जीतने के पश्चात इसने अपनी राजधानी देवलगढ़ को बनाया, और देवलगढ़ से भी इसने बाद में कहां स्थानांतरित करी? श्रीनगर में। ठीक है, यदि आपको सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि अजयपाल द्वारा देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया गया, तो देवलगढ़ किस जिले में पड़ता है? तो किस जिले में आता है? पौड़ी जिले में आता है। ठीक है, उसके बाद देखो श्रीनगर को राजधानी बनाया, जो कि गोरखाओं के आक्रमण तक इनकी राजधानी रहा था। ठीक है, 52 गढ़ इसने जीते थे। मानवोदय काव्य में जो भरत कवि द्वारा रचित है, ठीक है, इसमें इसकी तुलना देखो किससे की गई? कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, ठीक है, और इंद्र से इसकी तुलना की गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखो राजप्रासाद का इसने निर्माण करवाया था, यानी कि राजमहल एक बनवाया था इसने देवलगढ़ में, और उसी राजमहल में कुलदेवी, पंवारों की कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी देवी। मंदिर कहां पर है? देवलगढ़ में। ठीक है, तो कुलदेवी राजराजेश्वरी देवी की प्रतिष्ठा भी करवाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। आगे देखते हैं। देखो पहले क्या था कि धर्म सहिष्णु नरेश था। ठीक है, तथा बाद में, पहले धर्म सहिष्णु था और बाद में क्या हो गया? नाथपंथी उपासक हो गया। ठीक है, नाथपंथी उपासक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा देखो इसकी तुलना सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक जो कि मौर्यकालीन शासक था, ठीक है, से की जाती है। ये भी आपने नोट करना। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है किस पंवार शासक की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? किसकी की जाती है? अजयपाल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो इसमें महत्वपूर्ण है, जो इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, पहले जो पूछा गया है कई बार, किस पंवार शासक को पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? अजयपाल को। लेकिन संस्थापक कौन था? कनकपाल। ठीक है, संस्थापक कौन था? कनकपाल, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम भी देख लेते हैं। अन्य नाम में इसको क्या क्या कहा जाता है? देखो गढ़वाल का बिस्मार्क, ठीक है, गढ़वाल का बिस्मार्क इसको कहा जाता है। साथ ही देखो गढ़वाल का नेपोलियन, ठीक है, गढ़वाल का नेपोलियन भी इसे ही कहा जाता है। गढ़वाल का जूलियस सीजर, ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड का अशोक। ठीक है, ये इसको कहा था। देखो अन्य नाम में क्या क्या? गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का जूलियस सीजर और उत्तराखंड का अशोक। ठीक है, ये हो गया देखो अजयपाल के बारे में। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, देखो धर्म सहिष्णु नरेश था और बाद में नाथपंथी उपासक हो गया। ठीक है, 84 सिद्धों में से, नाथ पंथ के 84 सिद्धों में से एक इसको माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। इसकी तुलना किससे की जाती है? सम्राट अशोक से, और साथ ही इसको उत्तराखंड का अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आदिनाथ भी कहा जाता है। इसे पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब इससे हटके जो क्वेश्चन आ सकता है, जब अजयपाल शासक था तो दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश काबिज रहा होगा? देखो 1490 से 1519 का समय है, तो इस समय पर कौन सा रहा होगा? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर आ गया, मतलब मुगल वंश शुरू हो गया। तो उससे पहले कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, तो जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश था और अजयपाल उस काल में गढ़वाल का शासक था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
और लोधी वंश में भी प्रमुखतः कौन सा शासक, एक तो सिकंदर लोधी और उसके पश्चात इब्राहिम लोधी, ठीक है। दो शासकों के काल में रहा होगा, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी जो कि 1486 से रहा था, और उसके पश्चात इब्राहिम लोधी आया था। तो उन दोनों के काल में कौन रहा, अजयपाल रहा, ठीक है। 37वां शासक है। कार्यकाल कितना, 1490 से 1519, ठीक है। राजधानी कौन सी बनाई। अब क्वेश्चन ये आएगा कि किस पंवार शासक द्वारा श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया गया था। तो किसको बनाया, सर्वप्रथम किसने बनाया था, अजयपाल ने, ठीक है। और उससे पहले देवलगढ़, और देवलगढ़ केवल एकमात्र शासक है जिसने राजधानी को देवलगढ़ बनाया पहले, ठीक है। बाद में किसी ने स्थानांतरित नहीं करी। तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। आगे देखते हैं अगला। देखो अजयपाल के पश्चात शासक कौन बना, कल्याणपाल, ठीक है। कल्याणपाल, कोई विशेष काम नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सुंदरपाल बना उसके पश्चात। फिर आया हंसपाल। आप लोग चाहे तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि नाम कभी नहीं पूछता, ठीक है। उसके पश्चात आया देखो विजयपाल। तब आया सहजपाल, ठीक है। इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो उनके बारे में चर्चा करते। देखो सहजपाल, ठीक है। सहजपाल कौन से नंबर का शासक था, ठीक है। 42वां शासक था, सबसे पहले 42वां शासक था। और इसका कार्यकाल कितना रहा था, 1547 से 1575, ठीक है। 1547 से 1575 लगभग। देखो किस काल में रहा है, अकबर के काल में, ठीक है। 56 से अकबर का कार्यकाल शुरू होता है, तो लगभग उस काल के दौरान सहजपाल गढ़वाल का शासक रहा है, ठीक है। पंवार शासक रहा है। इसके काल के देखो 5 अभिलेख इसके कहां से प्राप्त हुए हैं, इसके काल के हाल ही में आयोग द्वारा अभिलेख ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखना जरूरी है। इसके काल के 5 अभिलेख कहां से मिले, रघुनाथ मंदिर से, ठीक है। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और किसका इसके समकालीन जो कुमाऊं के शासक रहे थे, कौन रहे थे, देखो इस काल में पहले भीष्मचंद्र रहा, फिर बालू कल्याण चंद्र रहा, और फिर रुद्रचंद्र रहा, ठीक है। भीष्मचंद्र जो कि 60 तक था, 1560। फिर 68 तक कौन रहा, बालू कल्याण चंद्र। और फिर 87 तक 98 तक कौन रहा था, रुद्रचंद्र। 3 शासक रहे थे ना इसके काल में। तो देखो वही चीज यहां पर लिखनी है, इसके समकालीन चंद्र शासक। सबसे पहले कौन आ जाएगा, देखो भीष्मचंद्र। फिर आ जाएगा देखो कल्याण चंद्र, यानी कि बालो कल्याण चंद्र, ठीक है। कल्याण चंद्र। और फिर आ जाएगा रुद्रचंद्र, ठीक है। तीन शासक जो इसके समकालीन थे, भीष्मचंद्र, बालो कल्याण चंद्र और रुद्रचंद्र। आप इस तरह से यदि ध्यान नहीं रख सकते ना, देखो सीधा आप मुगल शासक से ध्यान रखो, अकबर के समकालीन कौन थे, और उस हिसाब से फिर पंवार और जो चंद्र राजवंश है उसको आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आसान रहेगा, ठीक है। देखो इसके अलावा मानोदय काव्य में इसे किसके रचित है, भरत कवि का, ठीक है। मानोदय काव्य में इसे मानोदय काव्य में इसे क्या कहा गया है, राजनीति चतुर संगो शत्रु, ठीक है। राजनीति चतुर संगो शत्रु प्रतापक कहा गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण, ठीक है। रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप में इसे क्या कहा गया है, जानना जरूरी है, ठीक है। महाबली और विद्वानों का आश्रयदाता, ठीक है। महाबली प्लस विद्वानों का आश्रयदाता।
ये इसको कहा गया किसमें, रामायण प्रतीक में, ठीक है। और गढ़ राजवंशावली में, गढ़ राजवंश में इसको क्या कहा गया है, वीर गुणज्ञ, ठीक है, वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया। ठीक है, कहा गया इसको वीर, गुणी और प्रजा को सुख देने वाला, ठीक है। किसमें कहा गया, गढ़ राजवंश में। तो क्वेश्चन आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पूछ सकता है कि किस काव्य में, किस ग्रंथ में, किस साहित्य में सहजपाल को वीर, गुणी और प्रजा को सुख देने वाला बताया गया है। तो किसमें बताया गया, गढ़ राजवंश में, ठीक है। विद्वानों का आश्रयदाता किसमें बताया गया, रामायण प्रतीक में। महाबली किसमें कहा गया है, रामायण प्रतीक में, ठीक है। और राजनीति चतुर संगो शत्रु प्रतापक, यानी कि राजनीति में चतुर साथ ही शत्रुओं को पर विजय पाने वाला, किसमें कहा गया इसको, मानोदय काव्य में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, भरत कवि रचित मानोदय काव्य में किसे शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा गया है, सहजपाल को, ठीक है। शत्रु प्रताप का, ठीक है, साथ ही साथ शत्रुओं को विनाश करने वाला, और उसके अलावा राजनीति में जो चतुर है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तीनों फैक्ट है काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, देखो बलभद्र शाह। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि मैं इसको मिटाऊं, आगे बताऊं फिर आपको। बलभद्र शाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से नंबर का शासक है, 43वां शासक है, ठीक है, 43वां, 43rd शासक है, 43वां शासक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके सबसे पहले तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1575 से 91 के मध्य, ठीक है। इस बीच इसका कार्यकाल रहा था बलभद्र शाह। इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम किस किस नाम से इसको जाना जाता है, सबसे पहले देखो बलराम, इसके अलावा देखो बहादुर, ठीक है, इसको कहा जाता है बलराम, इसको जाना जाता है। और राम शाह, ठीक है, राम शाह। इसके अलावा देखो इसके बारे में जो अन्य फैक्ट है, पहला शासक, जिसने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है, शाह की पदवी लगाई, ठीक है, पदवी। मतलब अपने नाम पर शाह जोड़ने वाला पहला शासक कौन था, बलभद्र शाह। देखा भी अभी आपने, अभी तक का सारे शासकों के नाम क्या थे, सहजपाल, अजयपाल, ठीक है। तो अभी तक पाल में नाम आ रहा था, अब क्या देखो शाह आ गया यहाँ पर, बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र पाल से बलभद्र शाह ये है, ठीक है। अपने नाम के आगे इसने शाह की उपाधि। इससे पूर्व के जो सभी नरेश हैं उनमें सभी के नाम के अंत में क्या लगा हुआ है, पाल लगा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसके बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसके काल में जो चंद शासक रहा होगा, इसका समकालीन चंद शासक, इसका समकालीन चंद शासक कौन रहा था, इसका समकालीन चंद शासक कौन था, रुद्रचंद, ठीक है। इसका मतलब बलभद्र शाह किसका समकालीन है, मुगल वंश में इसका समकालीन, यह किसका समकालीन हो जाएगा, अकबर का, यह अकबर का समकालीन था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ना आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि निम्न में से कौन सा पंवार वंशी शासक अकबर का समकालीन रहा है, तो कौन रहा है, बलभद्र शाह, ठीक है। बलभद्र शाह जो कि 1575 से 91, और अकबर कब से कब तक था, 1556 से 1605 तक अकबर का कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो इसके अलावा इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी बधानगढ़ पर रुद्रचंद का आक्रमण, ठीक है। महत्वपूर्ण घटना कौन सी है इसके समय की, बधानगढ़ जो कि चमोली में पड़ता है, ठीक है। बधानगढ़ पर रुद्रचंद का आक्रमण, ठीक है। बधानगढ़ पर रुद्रचंद का आक्रमण इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्वालदम युद्ध,
बधानगढ़ युद्ध भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ग्वालदम युद्ध भी। समय कोई भी तिथि इतिहासकारों द्वारा इसकी निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। कहीं पर 89 दिया है, तो लगभग जो किताबों में दिया है वो देखो 1581 से 1591 के मध्य इस युद्ध का होना बताया गया, मतलब इसके मध्य किसी समय आक्रमण किया गया था, ठीक है। तो लगभग आपसे ऐसी डाउट वाले कभी भी सन नहीं पूछता है जिसमें डाउट रहता है, ठीक है। तो ग्वालदम युद्ध या फिर इसको बधानगढ़ युद्ध भी कहते हैं। बधानगढ़ पर आक्रमण किसने किया? चंद शासक कौन था? रुद्रचंद। और पंवार शासक कौन है? बलभद्र शाह। तो ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्वालदम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, किस किस के मध्य? बलभद्र शाह और रुद्रचंद। या फिर बधानगढ़ युद्ध किस किस के मध्य? रुद्रचंद और बलभद्र शाह के मध्य, ठीक है। बलभद्र शाह कौन सा शासक है? 43वां। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो इसमें कौन सी सेना, कौन इसमें जीता था इस युद्ध में? चंद सेना पराजित हुई थी, ठीक है। पूछा जा सकता है इस युद्ध में चंद सेना पराजित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो इसके बारे में एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है इसका एक अभिलेख प्राप्त है, इसका एक अभिलेख प्राप्त है। कौन सा अभिलेख प्राप्त है इसका? ढांढरी अभिलेख, ठीक है, ढांढरी अभिलेख। तो क्वेश्चन बन सकता है ढांढरी अभिलेख का संबंध किस पंवार वंशी शासक से है? किससे? बलभद्र शाह से, ठीक है, जो कि 43वां शासक था। 1575 से 1591 के मध्य रहा था। इसका समकालीन मुगल शासक अकबर था, ठीक है, ये अकबर का समकालीन था। और रुद्रचंद इसका चंद्रवंशी समकालीन था, ठीक है। अन्य नाम क्या? देखो बलराम बहादुर या फिर राम शाह। सबसे पहला ऐसा शासक है गढ़वाल का जिसने अपने नाम के आगे शाह की पदवी लगाई। इससे पहले सारे क्या थे? पाल नाम लिखते थे, ठीक है। महत्वपूर्ण घटना क्या है? देखो इसके समय की बधानगढ़ पर रुद्रचंद का आक्रमण होता है, जिसे बधानगढ़ युद्ध या फिर ग्वालदम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें चंद सेना की पराजय होती है, ठीक। और इसका एक अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख है? ढांढरी अभिलेख। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे देखते हैं महीपत शाह। अगला जो शासक है वो है मान शाह, ठीक है, मान शाह। देखो इनके बारे में काफी डिटेल है, ठीक है, कई सारा मैटर है, तो इसलिए डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है। जो कि 1591 से कब तक रहा है? 1611 तक का, ठीक है, 1611 तक ये रहा है, 1591 से। और कौन से नंबर का शासक है? सबसे पहले 44वें नंबर का, ठीक है, 44वें नंबर का शासक है, ठीक है। पंवार वंशों में 44वां नंबर का इसका शासक 44वां नंबर रहा है। भरत कवि इसका दरबारी कवि था, ठीक है। मानदेय काव्य जिसकी रचना किसने की है? भरत कवि ने की, वो इसका दरबारी कवि था। सबसे पहले किसका समकालीन देखो? अकबर। तथा दूसरा किसका है? जहांगीर। 1605 से 1627 तक जहांगीर शासक रहा था, ठीक है। तथा जहांगीर का समकालीन, ठीक है। अकबर तथा जहांगीर का समकालीन कौन रहा है? मानशाह, ठीक है। अकबर और जहांगीर का समकालीन ये रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो चंद्रवंशी शासक कौन रहेंगे इसके समकालीन? एक रुद्रचंद, ठीक है, रुद्रचंद जो कि 1697-98 तक का रहेगा। और उसके पश्चात कौन आ जाएगा? लक्ष्मीचंद, ठीक है, लक्ष्मीचंद। रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद जो कि चंदकालीन शासक थे, ठीक है। जो चंद्रवंशी शासक जो इसके समकालीन थे कौन? रुद्रचंद और लक्ष्मीचंद। अकबर और जहांगीर जो कि मुगल वंश के बादशाह थे, ठीक है, और इसके समकालीन थे। दो फैक्ट ये हो गए, ठीक है। इसका दरबारी कवि कौन था? इसका भरत कवि, भरत कवि, ठीक है, भरत कवि इसका दरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा। किसकी रचना की इसने? मानोदय काव्य की, ठीक है, मानोदय काव्य। मानोदय काव्य लिखा है संस्कृत भाषा में, किसने लिखा है? भरत कवि ने, ठीक है, संस्कृत भाषा। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, कभी कभी भाषा भी पूछ सकता है किस भाषा में उसकी रचना हुई, ठीक है, संस्कृत में। भरत कवि किसका दरबारी कवि है? मानशाह का, ठीक है। देखो इसके अलावा इसी के समय चंद्रवंशी शासक कौन? लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितने आक्रमण किए थे? 8 आक्रमण किए, ठीक है। पहले 7 लगातार हारा और 8वें में उसको आंशिक विजय मिलते, ठीक है। पहले 7 हारा, पहले 7 में पराजय, तथा
अंतिम युद्ध में आंशिक विजय मिली, मतलब कुछ क्षेत्र वो जीत के ले गया, ठीक है, आंशिक विजय मिली, ठीक है। तो कौन सा हो गया, लक्ष्मीचंद ने जो आक्रमण किए थे लक्ष्मीचंद को, ठीक है, लक्ष्मीचंद पहले साथ में हार गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा देखो मानवोदय काव्य में इसे मतलब मानसा को, ठीक है, मानसा को क्या क्या कहा गया, देखो समुद्र के समान गंभीर, समुद्र के समान गंभीर माना गया, ठीक है, भीम के समान शौर्यवान, भीम के समान शौर्यवान तथा, ठीक है, तथा सूर्य के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी, ठीक है, और दान देने में राजा बलि व कर्ण से अधिक कीर्तिमान। ठीक है, ये इसको बताया गया है। तो देखो मानसाह में, मानसाह को मानवोदय काव्य में, ठीक है, मानवोदय काव्य किसके द्वारा रचित है, भरत कवि के द्वारा रचित मानवोदय काव्य में इसे क्या कहा गया है, समुद्र के समान गंभीर, ठीक है, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेजस्वी, और दान देने में राजा बलि और कर्ण से भी अधिक कीर्तिवान, यानी कि अधिक दानदाता या फिर दानी इसको कहा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो जो भरत कवि है, भरत कवि क्या था, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी था, ठीक है, इसके बारे में देख लो थोड़ा। भरत कवि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था, ठीक है, इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसे जहांगीर द्वारा, इसे जहांगीर द्वारा अपने दरबार में सम्मानित किया गया था, ठीक है, तथा इसको ज्योतिक राय की उपाधि दी थी, ठीक है, ज्योतिक राय, ज्योतिष राय, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कि किसे जहांगीर द्वारा ज्योतिष राय की उपाधि दी गई थी, ठीक है, किसको दी गई थी को ज्योतिष राय की उपाधि, जहांगीर द्वारा भरत कवि को, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। इसके अलावा देखो जो मानसाह है, मानसाह को क्या कहा जाता है, गर्भभंजन, ठीक है, मानसाह को गर्भभंजन, ठीक है, गर्भभंजन है, ठीक है, भंजन। और क्या कहा जाता है, इसकी उपाधि क्या थी, तथा इसकी उपाधि क्या है, देखो महाराजा धीराज, ठीक है, इसकी उपाधि क्या थी, महाराजा धीराज, और इसको क्या कहा जाता है, गर्भभंजन भी इसको कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है रामायण प्रदीप के अनुसार, ठीक है, एक रचना रामायण प्रदीप के अनुसार, ठीक है, पश्चिमी भोट देश के छापों से, पश्चिमी भोट देश यानी कि तिब्बत, ठीक है, भोट देश के छापों से, पश्चिमी भोट देश के छापों से प्रजा की रक्षा करने के लिए, ठीक है, प्रजा की रक्षा हेतु इसके द्वारा दापा, ठीक है, दापा के शासक, ठीक है, दापा के शासक काकू बामोर
नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी काकू बामोर से किसने युद्ध किया था, या फिर किसने संधि की थी, ठीक है। पर चढ़ाई की मतलब युद्ध किया, ठीक है, आक्रमण किया तथा उसे परास्त किया, ठीक है। और हराने के बाद फिर उसके साथ संधि कर ली, ठीक है, तथा बाद में संधि कर ली। तो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मानसाह से रिलेटेड है, ठीक है। इसको एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मानसाह जो कि 44वें नंबर का शासक था, 1591 से 1611 इसका शासनकाल रहा है, ठीक है। और अकबर और जहांगीर का ये समकालीन और मुख्यतः लक्ष्मी चंद का ये समकालीन रहा है, ठीक है। दरबारी कवि कौन है? भरत कवि, जिसने मानवोदय काव्य की रचना संस्कृत में की है। और भरत कवि को जहांगीर द्वारा अपने दरबार में सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसको ज्योतिष राय की उपाधि धारण की दी थी, ठीक है। देखो ये दरबारी कवि होने के साथ साथ क्या था, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी भी था। और इसके अलावा देखो लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 8 आक्रमण किए इसी के समय पर, 7 में उसे पराजय मिली, अंतिम में आंशिक विजय उसको मिली थी, ठीक है। और बाकी ये इसके नाम है। और देखो इसने भोट देश पर भी आक्रमण किया था प्रजा की रक्षा हेतु, ठीक है। और वहां पर हराया था, काकू बामोर को हराया था, ठीक है। और उसके साथ संधि भी की थी। इसका वर्णन किसमें मिलता है? रामायण प्रदीप में मिलता है। और इसकी उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज। और इसको क्या कहा जाता है? गर्भभंजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज देखो इतना ही करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर क्लास बड़ी हो जाएगी। कल देखेंगे हम श्याम शाह के बारे में, ठीक है। श्याम शाह, महिपत शाह, इस तरह से आगे हम चलते जाएंगे। बीच में कुछ 3-4 शासक है जिनके बारे में बहुत ज्यादा है, ठीक है। लास्ट में फिर वैसे जैसे चंद काल में था, बीच के शासकों के बारे में अच्छा मैटर था, लास्ट में नहीं था, शुरू में नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ज्यादा मैटर है, ठीक है। वो मैं आपको इस तरह से लिखाता जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। बाकी रिविजन देखो करते रहिए। और पॉलिटी यदि आप लोग मेरी क्लास देख रहे हैं तो वहां से देखिए, क्योंकि पॉलिटी में लगातार अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वहां पर मैं बताता हूँ। लेकिन आप लोगों का ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहता, तो इसलिए मेरे द्वारा यहाँ पर क्लासेस लगातार नहीं दी जाती है पॉलिटी की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।